बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 2 है आज, यानी कि दूसरा दिन। ठीक है ना। पहले क्लास में हम पढ़ाए थे, उससे कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा। अंबेडकर जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? चलिए, एक रजनीश तुम बताना तो बुआ, अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1900। हाँ जी, सही है। बता भोला, कहाँ हुआ था? बैठो। हर्ष। पिताजी का नाम? नामजी मनोजी सकपाल। बहुत अच्छा। प्रियांशु, तुम बोलो। माता जी का नाम? भीमा बाई। हाँ जी, भीमा बाई था। बढ़ जाओ, बहुत अच्छा। बताइए सुहानी जी, बताइए आप। ये किनके विचारों से हमेशा प्रेरित रहता था? किनके विचारों से? अंबेडकर जी। बहुत अच्छा, बढ़िया। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है ना। चलिए, आप लोग को याद है। अच्छा, एक पुस्तक है एन हिलेसन, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? जोर से बोलिए। ललाई सिंह यादव। और हम पहले क्लास में बताते हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है, समझिए ना। आज की क्लास में देखिएगा बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का मतलब होता है जाति के आधार पर लोगों के काम को बांट देना। जाति के आधार पर लोगों के कामों को बांटना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है, समझिए ना। इसको और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग दो उदाहरण लेते हैं। एक जातिवाद के पक्ष में जो व्यक्ति उनको रखते हैं, और दूसरा जातियों के विरोध में, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। जातियों के विरोध में कौन थे? डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या कहते हैं, जो जातिवाद को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनका कहना क्या है समझिएगा। उनका कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक होता है। मतलब देखिए, वो कार्य कुशलता के लिए, कार्य करने के लिए, आप किस कार्य के लिए, किस कार्य में आप निपुण हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, उसके लिए श्रम का विभाजन होना क्या जरूरी है। यानी कि जो ग्वाला है वो दूध बेचने का ही काम करेगा, समझिए ना। जो बनिया है वो दुकानदारी चला सकता है। क्या ऐसा है? ऐसा होना चाहिए। जो पंडित है वो सिर्फ पूजा ही करा सकता है। ऐसा हो रहा तो हम तो भाई ग्वाला है, हम तो पढ़ार, हमको तो गाय ढूंढने भी नहीं आता। तो बताइए, हम भूखे मर जाएंगे कि नहीं? भूखे मरने का नौबत आ जाएगा या नहीं जी? अगर जो ऐसा जातिवाद रहा तो लोगों को भूखे मरने की नौबत आ सकता है, समझ गए ना। फिर ये क्या कहते हैं, जो जातियों के विरोध में है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो कहते हैं क्या कि माँ के पेट में ही काम तय कर दिया जाता है। ये जो नहीं होना चाहिए, समझिए ना। लोगों का काम माँ के पेट में ही तय कर दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बताइए, होना चाहिए जी? अभी बच्चा जन्म लिया भी नहीं, पता भी नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की। हाँ, लड़का होगा तो ये काम करेगा, लड़की होगी तो ये काम करेगा, यानी कभी पेटे में बेचारा बाहर की दुनिया देखा भी नहीं है। तो वैसा होना चाहिए। इसके विरोध में कौन रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी चीज रहे अथवा ना रहे, चाहे आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, समझिए ना, आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, और उस काम में देखिए, कोई जाति प्रथा में बंधा हुआ कोई व्यक्ति है, उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, वो दूसरे कामों को अच्छे ढंग से कर सकता है, लेकिन उसको कहा कि नहीं, आपको पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। इसका क्या नाम है कि पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। तो वो क्या भूखे मर जाएगा ना जी? रुचि रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन आपको यह काम करना है तो करना। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा का मतलब है इनके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या। तो मेरे मन में एक सवाल आता है, एक प्रश्न आता है। जो आपके बुक है तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी साफ कहते हैं क्या है कि जब मैंने यह बात कहा तो आप सभी विद्यार्थियों के माइंड में एक प्रश्न तो पक्का पनपता है कि तो आप बताइए,
हम लोग एक प्रश्न पूछेंगे किन से? भीमराव अंबेडकर से कि तो आप बताइए कि जाति प्रथा कैसा होना चाहिए आपके अनुसार से। तो मेरा उत्तर होगा क्या, यानी कि मैं भीमराव अंबेडकर अभी बन के बता रहा हूँ, तो मेरा जवाब होगा बच्चों, शांति से सुनिएगा क्या जवाब होगा। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, समानता, भातृत्व पर आधारित हो। मेरा समाज कैसा होना चाहिए बउआ? स्वतंत्र समाज, स्वतंत्रता, स्वतंत्र होना चाहिए, वहाँ के लोग समानता, सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, और भातृत्व, भातृत्व कहने का मतलब कि भाईचारा, क्या? भाईचारा, भाईचारा की दृष्टि सभी के होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और हाँ भाई, ऐसा नहीं कि हम यादव हैं तो सिर्फ यादव को ही अपना भाई बनाएंगे। भाईचारे का संबंध हम समाज में रह रहे किसी भी व्यक्ति से रखेंगे, वो किसी भी कास्ट को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो समझिए जाति प्रथा, श्रम विभाजन क्या होता है, श्रम के आधार पर किस तरह से श्रमिकों का विभाजन किया गया, जो कार्य कुशलता के लिए क्या है, लाभदायक नहीं है। अगर श्रम के आधार पर श्रमिकों का विभाजन करेंगे तो वो व्यक्ति जिस काम में रुचि रहेगा उसमें उसको वह काम नहीं दिया जाएगा तो वो मन से नहीं कर सकता। तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरा मानना है कि समाज भाईचारा, स्वतंत्रता पर निर्भर रहना चाहिए, ताकि लोग अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार कामों को कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट कीजिए। तो हम इस चैप्टर का कुछ मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना? इसको नोट कीजिए पहले। देखिए बुआ, अब हम लोग गौर करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मुख्य बिंदु पे। इसको समझिएगा तो समझिएगा कि ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना? फिर अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये अभी समाप्त हो जाएगा तो आज ही इसका क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा इधर मुख्य बिंदु पे। क्या श्रम विभाजन से समाज में कार्य का कुशलता से वितरण होता है, ठीक है? विशेषज्ञता और दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। कौन? श्रम विभाजन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? जाति प्रथा का प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट क्या है? जाति प्रथा ने श्रम विभाजन को जन्म दिया। जाति प्रथा ने किसको जन्म दिया? श्रम विभाजन को जन्म दिया। ये सबको सिर्फ पढ़ लीजिए, समझा तो दिया है, लेकिन इसे जन्म आधारित बना दिया गया। समझिए ना? जाति प्रथा श्रम विभाजन को जन्म दिया, लेकिन इसे क्या बना दिया गया? जन्म आधारित बना दिया गया जाति प्रथा को, ठीक है ना? इससे समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को बढ़ावा मिला। समझिए ना? जाति प्रथा को श्रम विभाजन ने जन्म तो दिया, लेकिन उसको जन्म आधारित व्यवस्था बना दिया, जिससे क्या हुआ कि समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को बढ़ावा मिला। समझिए ना? इसके कारण इसको बढ़ावा मिला था। अब तो काफी हद तक कम हुआ है। सामाजिक असमानता। जाति प्रथा के कारण निचली जातियों के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। सामाजिक असमानता क्या है? जाति प्रथा के कारण निचली जातियों के साथ अन्याय और क्या हुआ बुआ? शोषण हुआ। जो निचली जाति थे ना, उनके साथ हमेशा क्या किया जाता था? अन्याय किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। समझ गए ना? जबरदस्ती किया जाता था, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? समाज में एकता और समानता बाधित हुई। समाज में क्या बाधित हुई? एकता और समानता। समझिए ना? एकता और समानता। लोग आपस में क्या समानता के भाव नहीं रखते थे, और जो एकता के भाव प्रकट करते थे, मतलब सब एक होके रहेंगे, वैसा भावना खत्म हो चुका था पूरी तरह से। समझिए ना? किसकी वजह से? जाति प्रथा की वजह से, ठीक है? सुधार और समाधान। इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, किस तरह से इसका समाधान निकाल सकते हैं, उसको समझिएगा। जाति प्रथा को समाप्त करने और योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन को अपनाने की आवश्यकता हो। समझिए ना? योग्यता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम है, उसके लिए वो योग्य है, तो वो किसी भी कास्ट कर रहा है, उसको उसका पद मिलना चाहिए। ऐसा कर दिया जाए तो क्या सुधार हो जाएगा? जाति प्रथा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो सकता है। समझ गए ना? आगे देखिए क्या है? शिक्षा और जागरूकता से समाज में सुधार संभव है।
लोग शिक्षित होंगे, लोग जागरूक होंगे जाति प्रथा के बारे में, श्रम विभाजन के बारे में जिनको जानकारियाँ होगा तो समाज में क्या होगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, बस 5 मिनट आप लोग बुक मिलाइए, हम एक बार इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बुक निकाल रही यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन मतलब जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है उसको भी जाति प्रथा ने कार्य करने से कार्य उसके कुशलता उसकी योग्यता के अनुसार करने से क्या किया, बाधित किया हुआ। ठीक है ना, श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। देखिए, आप सभी को हिंदी तो पढ़ने आता है ना बढ़िया से, देखिए बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हिंदी आपको बढ़िया से पढ़ने आएगा तब तो बढ़िया से याद होगा, समझ गए ना। जब पढ़ ही नहीं आए तो याद हो जाएगा जी, नहीं होगा। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसको समझाते हैं ना, मनुष्य का पेशा गर्भधारण से निर्धारित कर दिया जाता है। सब तो समझाए हुए हैं। आगे देखते हैं, जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में क्या करती है, बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आपको बताते थे ना, भूखे मरने की नौबत आ जाएगा, समझ गए ना। वो उसको उस काम करने में दिलचस्पी ना हो, मन नहीं हो, उसके योग्य नहीं हो, लेकिन ज़बरदस्ती कहेंगे नहीं आपका यह पेशा है तो आप यही काम कीजिएगा, तो उससे वो काम हो पाएगा, भूखे मरने की नौबत आ जाएगा, आएगा ना जी। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सही बात है ना जी। आप जब पेशा नहीं परिवर्तन कीजिएगा, कार्य नहीं कीजिएगा अपने योग्यता और कुशलता के होने पर, तो क्या हो जाएगा, बेरोजगार बन के घूमिएगा, बेरोजगार बनिएगा ना जी। अब देखिए, कोई वो बंदा है इंटर पास है, ग्रेजुएट हो गया, स्नातक भी कंप्लीट कर लिया, उसके बावजूद कह रहा है कि हमको कार्य नहीं मिल रहा। तो बाबू देखिए, हम भी मैट्रिक पास है, इंटर पास है, स्नातक मेरा भी हो गया, अभी बीएड कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट जल्दी होने वाला है। तो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना जी। तो हम जब अच्छा ज्ञान प्राप्त किए, हम कुछ पढ़ें तब तो पढ़ा रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसमें उसको नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो वो किसी न किसी प्रकार का कोई भी काम कर सकता है। अन्यथा वो कहे कि हम बेरोजगार हैं तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगारी का परिभाषा क्या होता है कि उसके पास कार्य करने की योग्यता, कुशलता, क्षमता और कार्य करने की इच्छा होने के बावजूद कार्य नहीं मिल पाता है ना, तो उसको बेरोजगार करता है। ये इकोनॉमिक्स में आपको हम बताए थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। सही बात है। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको माना गया? जाति प्रथा को माना गया। अभी उतना गरीबी नहीं है, गरीबी और उत्पीड़न अभी उतना नहीं है भयंकर जितना कि क्या है? जाति प्रथा। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता है तो दिमाग में कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। लास्ट पैराग्राफ सुनिएगा ध्यान से। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हो तो मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? हम ये प्रश्न पूछे थे ना भीम अम्बेडकर से, तो उसका जवाब मिला था ना जी। तो सुनिएगा, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाईचारे, लोगों को आपस में भाई की तरह रहने में आपत्ति हो सकती है? नहीं होना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यदि देखिए भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। दूध में पानी मिले तो पता नहीं चले कि कौन पानी है कौन दूध है, पता चले कि दूध ही है। समझिए ना, ऐसा गहरा रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई बना लिया बाजा के ठोक दिए, वैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत इस चैप्टर में? जोर से बोलिए, लाउडली। चलिए, तो हम समझते हैं ये चैप्टर क्या हुआ? समाप्त नहीं हुआ। ये चैप्टर को हम लोग समझ लिए हैं। अब बस इसका क्या करना, क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर करना, जो कि हम करवा देते हैं। ठीक है ना।